हनी बेटा, अलीसा 2 दिन से बोर हो रही है, बाहर जाओ तो इसे भी साथ ले जाओ। हमारी एनजीओ का सालाना फंक्शन होने वाला है, मैं इसमें बहुत मसरूफ़ हूँ, अलीसा को टाइम नहीं दे पा रही। बाहर जाकर मेरे साथ ये बोर होगी मम्मा, और फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ भला ये क्या एंजॉय करेगी। नहीं पुप्पो, उसने एकदम नज़रें उठाई। मुझे उसके पुप्पो कहने पर हंसी आई। मैं घर में ही ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने देखा उसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में आंसू भरे थे। वो बोर नहीं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। सिली गर्ल, मामा ने प्यार से डांटा। मरने वालों के साथ कोई मर नहीं जाता। तुम्हारी नानी बहुत अच्छी थी, तुम उनके लिए पढ़ कर दुआ किया करो, कुरान पढ़ लिया करो। नाजो ने बताया है तुम हर वक्त रोती रहती हो, इस तरह रोने से ज़िंदगी नहीं गुजरती। आंसू उसकी आंखों से निकलकर रुखसारों पर बह निकले। चलो आंसू पोंछो। मामा ने टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ किया और फिर पलट कर देखा। इतना कम क्यों खाती हो? खाना ठीक से खाया करो। नाजो बता रही थी तुमने कल भी बस 2 नवाले लिए हैं। उन्होंने एग फ्राइड राइस का चम्मच भर कर उसकी प्लेट में डाला। मैं मामा की इस मोहब्बत के मुजाहरे पर अंदर ही अंदर किलस कर रह गई। कहाँ तो वो कभी उन्होंने अपने भाई को याद तक नहीं किया था, कहाँ अब उनकी औलाद पर वारिस सदके हुए जा रही थी। मम्मा आप भी कमाल करती हैं, इससे भला इस तरह के खानों का क्या पता। इसे अपनी पसंद से लेने दें। मेरे होंठों से बेख्तियार निकला, हालांकि इसमें मेरी किसी शऊरी कोशिश का दखल नहीं था। मम्मा ने एक तनबीही नज़र मुझ पर डाली। चावल ही तो हैं। और फिर वो फ़ौरन अलीज़ा की तरफ मुतवज्जा हो गई। अलीज़ा बेटा, अपनी मर्ज़ी से जो चाहो, जो खाने का दिल चाहे ले लो। नाजो को बोल देना, वो बना देगी। फुप्पो, मामा की हमदर्दी पर उसकी आवाज़ भर आ गई। उसने चेहरा नीचे करके अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। फिर मामा ने उसकी प्लेट में कुछ चावल डालते हुए कहा, मैं इन दिनों कुछ मसरूफ़ हूँ, चंद दिन की बात है, फिर तुम्हें अपने साथ बाज़ार ले चलूँगी शॉपिंग के लिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेना। फूफो मेरे पास कपड़े हैं, उसने सर झुकाए कहा। हाँ मुझे पता है, लेकिन 2-3 जोड़े और ले लेना। और फिर मैंने देखा है कि तुम्हारे पास कोई ढंग का जूता नहीं है। नहीं फूफो, वो जैसे शर्मिंदा सी हो गई। जल्दी में यूँ चप्पल पहन कर चल पड़ी। आपके साथ बदलने का ख्याल ही नहीं रहा। एक ब्लैक सैंडल है मेरे पास, कोई बात नहीं, 1-2 और ले लेना। मामा ने मुस्कुराकर उसे देखा और मैंने बेनियाजी से बने कांटे से चिकन के पीसेस उठा उठा कर खाती रही। खाने के बाद मैं अपने बेडरूम में चली गई। कुछ देर बाद मामा मेरे कमरे में आई। कुछ देर यूं ही शेल्फ पे पास खड़ी मुझे देखती रहीं। हनी, अलीज़ा अच्छी लड़की है, मैं उसे अपने साथ लाई हूँ ताकि तुम्हें एक साथी मिल जाए। तुम बिल्कुल अकेली होती हो घर में। याद है ना बचपन में तुम कितना कहती थी कि अल्लाह मियाँ मुझे एक बहन दे दे। मगर मामा वो बचपन की बात थी, अब तो मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल मुतमईन हूँ। इतनी ढेरों फ्रेंड्स हैं मेरी, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। कुछ दिनों बाद मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगी। हाँ, मम्मा मेरे बेड पर मेरे पास आकर बैठ गई। अलीज़ा की माँ अच्छी लड़की थी। सच तो ये है, सुभान भाई जैसे शख्स के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। जिस तरह उसने सुभान भाई को संभाला और उसमें जो तब्दीलियाँ आईं, ज़ारा की वजह से हैरान कुन थी। वो बहुत बिगड़ चुके थे। पापा तो उन्हें बिज़नेस पर तवज्जो देने का कह कर थक गए थे। फिर पता नहीं कहाँ और कैसे इन्हें ज़ारा मिल गई। मम्मा ने ख्वामखा ही उसे अपनी अन्ना का मसला बना लिया, वरना सुमैरा तो एक दिन भी सुभान भाई के साथ गुजारा न कर पाती। वो तो इसरार जैसे बंदे के साथ ना रह सकी, फिर भला सुभान के साथ। लेकिन ज़ारा ने सुभान को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। ना सिर्फ ये कि उसने अपना बिज़नेस अलग शुरू कर दिया था, बल्कि उसके अंदर बेहद एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो गया था। एक दफ़ा मैं गई थी तुम्हारे पापा के साथ उसके घर। ज़ारा ने बड़ा खूबसूरत घर सजाया था। वो किराया का था। सुभान भाई भी घर में मौजूद बहुत मुख्तलिफ लगे थे मुझे। सुभान की शादी तुम्हारे पापा ने ही करवाई थी, यूँ समझ लो। इस शादी में सुभान की तरफ से करीबी अजीज़ तुम्हारे पापा थे। मामा ने पता नहीं क्यों मुझे सारी तफसील बताई। मैंने बेहद बेजारी से सारी दास्तान सुनी। अलीज़ा बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, बहुत हसास, बहुत खुददार। कल कह रही थी कि मैं उसे किसी हॉस्टल में दाखिल करा दूँ। उसका ख्याल है कि शायद तुमने उसकी आमद को पसंद नहीं किया। चंद रोज़ों तक उसका एफ़ए का रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर एडमिशन होंगे और मैं उसे BA में एडमिशन दिलवा दूँगी और फिर ज़रूरत हुई तो उसे हॉस्टल भेज दूँगी। मामा ने मुझे देखा और दोबारा गोया हूँ। सुभान मुझसे छोटा था और मुझसे वो फरहान की निस्बत ज़्यादा करीब था। फिर तुम्हारे पापा से भी उसकी दोस्ती थी, लेकिन उसने मम्मी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की, इसीलिए मैं उससे नाराज़ थी। डैडी का गुस्सा तो जल्दी ख़त्म हो गया था, उन्होंने ही उन्हें अलग बिज़नेस भी करवा दिया था। लेकिन मम्मा का गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ। जब ज़ारा का इंतकाल हो गया तो उसने मुझसे कहा था कि मैं अलीज़ा को रख लूँ, लेकिन मम्मा के डर से मैंने इनकार कर दिया था। उस वक्त मम्मा की आंखों में मुझे नमी सी लगी। उसने बहुत हैरत से मुझे देखा। शायद उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं उसकी बेटी को रखने से इनकार कर रही हूँ। तब उसने कहा, अभी मैं बहुत अपसेट हूँ, किसी अच्छी सी मुलाजमा का इंतज़ाम करके अलीज़ा को ले जाऊँगा। लेकिन मैंने
तो मम्मा आप गिल्टी फील कर रही हैं। मैंने सोचा और उसकी तरफ देखा। तो अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, बस यूँ मैं चाह रही थी कि तुमसे कभी कभार बात कर लिया करो, वो अजनबियत महसूस ना करे। ओके मॉम, और कुछ? मैंने हल्का सा सर कम किया। आपकी एलिज़ा साहिबा को हम स्पेशल प्रोटोकॉल देंगे। खुश? और मामा मुस्कुरा दी। हनी, इस बच्ची की दुनिया में सिवाय नानी के सिवा किसी रिश्ते को नहीं देखा। बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है। जब एक बार पहले इसकी नानी की बीमारी का ख़त पाकर मैं इसे देखने गई थी तो तुम्हारे मुतालिक जानकर बहुत कुरेद कुरेद कर पूछती रही थी। वो बहुत इश्तियाक था उसे तुमसे मिलने का। मामा उठ खड़ी हुई। दरअसल मैं इन दिनों बहुत मसरूफ़ रही थी। मैंने वजाहत की और मम्मा मुतमईन सी होकर चली गई और मैं सो गई। जब सोकर उठी तो बालों को ब्रश करके बाहर निकली। टीवी लाउंज खाली था। मामा शायद अभी तक बेडरूम में थी। चलो आज इन अलीसा साहिबा को भी शर्फ़ मुलाकात बख्श दें। मैं उसके कमरे की तरफ आई तो दरवाज़ा खुला था। वो नमाज़ पढ़ रही थी। वही फूलदार चादर ओढ़े और दुपट्टा बेड पर पड़ा था। गेस्ट रूम के साथ एक इजाफी गेस्ट रूम था जिसे हम ब्लू रूम कहते थे क्योंकि इस रूम की स्किन कलर ब्लू था। पर्दे, कारपेट सब ब्लू था। वो मेरे कमरे जैसा तो न था, फिर भी अलीज़ा ने तो ऐसा बेडरूम ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसके उठे हुए हाथों पर आंसू गिर रहे थे। या अल्लाह, तू रहीम व करीम, इतना मेहरबान है। तूने माँ ले ली, बाप की मोहब्बत मुझे नहीं मिली, बस नानी थी। क्या था तू अगर मेरी नानी को ज़िंदा रहने देता? मैंने कभी गिला नहीं किया मेरे अल्लाह, लेकिन नानी, वो हौले हौले कह रही थी और मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। यकायक मेरे दिल में उसके लिए रहमदर्दी और रहमदिली पैदा हो गई। बेचारी लड़की। और मैं दरवाजे के पास से हटकर सोफे पर बैठ गई। आहट से उसने उठे हुए हाथ नीचे गिरा दिए, चादर के पल्लू से चेहरा साफ किया और मुड़कर देखा। आप? उसकी आंखों में हैरत वाज़े थी। क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती? जी क्यों नहीं। उसके चेहरे पर घबराहट सी थी। उसने जाए नमाज़ लपेट कर अलमारी में रखी और ख़ुद बेड पर बैठकर मुझे देखने लगी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सॉरी यार अलीज़ा, मैं बहुत मसरूफ़ रही, तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे सकी। मेरा लहजा बहुत दोस्ताना था। मैंने देखा उसकी घबराहट कुछ कम हुई थी। यहाँ बोर तो नहीं हो रही हो? दिल लग रहा है तुम्हारा? दिल? नहीं, अभी तो दिल बहुत घबराता है। अच्छा, लेकिन यार यहाँ दिल लगाने की कोशिश करो। बस एक बार जाना मुझे, फिर वो घर भी तो है ना वहाँ। फुप्पो कह रही हैं इसका भी तो कुछ करना है, लेकिन अंकल आ जाएं सिंगापुर से फिर। अच्छा भाई, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, मैंने कहा तो वो खुश हो गई। उस रोज़ मैंने उसे काफ़ी बातें की और महसूस किया कि वो एक सादा सी मासूम तबीयत लड़की है और मेरी ज़रा से मोहब्बत और तवज्जो से वो मेरी गर्विदा हो रही थी। वो मुझसे उम्र में साल भर ही छोटी होगी, लेकिन अपनी गुफ्तगू, अंदाज़े गुफ्तगू से वो बहुत ही कम उम्र लगती थी, स्कूल में पढ़ने वाली तालिब इल्म। तुम्हारा जब दिल चाहे मेरे पास मेरे कमरे में आ जाया करो। दरअसल मेरा ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजरता है। कंप्यूटर पर बिज़ी रहती हूँ, पता है ना कंप्यूटर का? जी। इस्तेमाल आता है? नहीं जी, लेकिन शौक़ बहुत है। अच्छा, कभी वक्त मिला तो सिखा दूँगी। मैंने शान बेनियाज़ी से कहा। आप सिखा देंगी मुझे? बहुत शुक्रिया। उसका अंदाज़ बड़ा ताबेदाराना किस्म का था। तो मुझे नाम लेकर बुलाया करो, इतने तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। उठते उठते मैंने उसे तनबीह की। उसने कहा अच्छा जी, और अपने बेडरूम में आकर मैं उसकी अच्छा जी अच्छा पर बहुत हंसी। बहरहाल चीज़ बुरी नहीं है, मैंने उसके अपने आप से कहा। वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वक्त जो पहले काटे नहीं करता था, वही एक सी एक्टिविटीज़, टीवी, कंप्यूटर, चैटिंग, मोबाइल, फ्रेंड्स को मैसेज भेजना, फिर लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स। लेकिन कभी कभी इन सारे कामों से जी ऊब जाता था। तो ऐसे वक्त के लिए ये अलीज़ा भी ठीक थी। आज उसके साथ बातों में 2 घंटे गुजर गए, मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ। और उस वक्त तो अवैस ऑनलाइन होता है, मुझे उससे बात करना थी। अवैस मेरा चैटिंग फ्रेंड था, उससे गुफ्तगू करके मैं बहुत इंजॉय करती थी। सो मैंने लीज़ा का ख्याल झटक कर कंप्यूटर के सामने बैठ गई। और अलीज़ा से बातें करके मैंने जो अंदाज़ा लगाया था कि उसके साथ वक्त अच्छा गुजरेगा, तो वो बिल्कुल ठीक था। यूँ लगता था जैसे मेरे हाथ एक खिलौना आ गया, उसे बेवकूफ़ बनाकर मैं इंजॉय करती। मसलन किसी रोज़ कह दिया मेरे सर में दर्द है, तो वो फ़ौरन सर दबाने बैठ जाती। अदरक वाला कहवा बना कर लाती जो बेसन में मैं उलट दिया करती थी। भी जानबूझकर किसी मुश्किल चीज़ की फरमाइश करती, और जब वो किचन में घुस कर पसीना तरबतर मेरी फरमाइश पूरी करती तो मैं एक नवाला खाकर छोड़ देती। इसमें तो कुछ जायका ही नहीं है। ऐसे ही तासुरात देखने वाले होते थे उसके। बार बार दुपट्टे के पल्लू से पसीना पोंछती, नादम सी होती, मुझे देखती। अच्छा, शायद अच्छी नहीं बनी। उसे आए 15 दिन हो गए थे। मेरी और शहजाद की वही रूटीन थी, हर रोज़ फ़ोन पर थोड़ी देर के लिए गपशप लगाना और कोई एक बात ऐसी कह देना जिसे सोच सोच के मेरे दिल के अंदर फूल खिलते रहते थे। मैं अपनी खुशनसीबी नाज़ा होती रहती थी। उस रोज़ शहजाद का फ़ोन आया।
हंसबे मामूल उसने कहा, हनी आज तैयार रहना, आउटिंग के लिए जाएंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे, मम्मा से इजाज़त ले लेना। मैं तैयार हो रही थी कि नाज़ो ने आकर बताया कि शहरज़ाद आ गए हैं। मैं जल्दी जल्दी नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाकर बाहर निकली तो वो टीवी लाउंज में बैठा मामा से बातें कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। आज ऑफिस से कुछ जल्दी उठा तो मैंने सोचा कुछ देर मामा से गपशप हो जाए। बहुत अच्छा किया, मामा बहुत खुश लग रही थी। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। नाज़ो जूस लाई तो मामा ने उसे चाय के लिए कहा, लेकिन शहरज़ाद ने उसे मना कर दिया। नहीं मामा प्लीज़, कुछ भी खाने पीने को जी नहीं कर रहा, एक पार्टी से आई हूँ अभी कुछ देर पहले उसके साथ लंच किया था। तभी अलीज़ा ने टीवी लाउंज में कदम रखा और मुझे इस वक्त इसकी आमद इंतहाई बुरी लगी। वो शहरज़ाद को बैठा देखकर झिझक कर पीछे हट गई। उस वक्त स्किन कलर के सूट में थी, सादा कॉटन का सूट जिस पर यकीनन उसके अपने हाथों की कढ़ाई थी। सर पर वही बड़ी फूलदार चादर थी। शहरी ये, इससे पहले कि मामा उसका तारुफ कराती मैंने फ़ौरन कहा, ये अलीज़ा है। इसके मुतालिक मैंने तुम्हें बताया था कि गाँव से आई है। ओह हाँ, शहरज़ाद ने एक सरसरी सी नज़र उस पर डाली और खड़ा हो गया। ओके मम्मा, अब हम चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे। ठीक है, लेकिन 9 बजे तक आ जाना। मेरी मम्मा इंतहाई मॉडर्न होने के और अपर क्लास की होने के बावजूद अंदर से थोड़ी सी दकियानुसी ही थी। जी बेहतर, शहरज़ाद की आदत बहुत अच्छी थी। वो मम्मा पापा का बहुत एहतराम करता था। मम्मा भी उठ खड़ी हुई थी। मुझे भी बाहर जाना है, अलीज़ा को शॉपिंग करवाना है। अलीज़ा एक तरफ चादर में सिमटी खड़ी थी। शहरज़ाद ने बस एक सरसरी से नज़र उसे देखा और उससे मेरे दिल में बहुत इत्मीनान हुआ। हालांकि मेरा और अलीज़ा का भला क्या मुकाबला, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि मैं बहुत पुज़्ज़ेसिव हूँ कि शहरज़ाद किसी बेजान चीज़ को भी पसंदीदगी की नज़र से देखता या उसकी तारीफ़ करता तो मैं उससे भी जेलस हो जाती थी। सो मैं बहुत मुतमईन मुस्कुराती हुई शहरज़ाद के साथ बाहर निकल गई। अच्छी लग रही हो, मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए शहरज़ाद ने मुझे सराहा। वो तो मैं हमेशा लगती हूँ। मेरी आवाज़ में चहकार थी। हाँ ये तो है। शहरज़ाद के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई और उसने एक बहुत गहरी नज़र मुझ पर डाली। वैसे बाज़ गाली ये ज़्यादती नहीं है? गाड़ी को रोड पर लाते हुए शहरज़ाद ने पूछा, क्या यही 2 साल का इंतज़ार का अपना चार्म है। मैं मुस्कुराई तो उसने ठंडी सांस ली और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। मामा को तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पापा चाहते हैं कि मैं पहले मास्टर्स कर लूँ, फिर शादी, और इसी शर्त पर चचा चची की बात मानी है कि वो जल्दी शादी करने को नहीं कहेंगे। अरे तो शादी के बाद मास्टर्स कर लेना, मामा ने कहा था, लेकिन पापा कहते हैं शादी के बाद पढ़ाई का बोझ लाना मुनासिब नहीं। मजबूरी है, फिर इंतज़ार करेंगे और दुआ करेंगे कि 2 साल पलक झपकते गुजर जाएं। शहरज़ाद ने आह भरते हुए कहा। काफ़ी देर यूं ही बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दौड़ाने के बाद हम एक रेस्टोरेंट चले गए। इस लॉन्ग ड्राइव में खूब इंजॉय किया, शहरज़ाद की खूबसूरत रफ़ाकत और फिर गानों का चुनाव। रेस्टोरेंट में अपनी मखसूस टेबल पर बैठते हुए पता नहीं क्यों मुझे अचानक अलीज़ा का ख्याल आ गया। तुमने अलीज़ा को देखा था? कौन अलीज़ा? शायद उसे अलीज़ा का नाम भी याद नहीं रहा था। वही नमूना जिसे मम्मा गाँव से लाई हैं। मैंने उसे याद दिलाया। वो आई तो थी टीवी लाउंज में। ओह हाँ, उसे याद आया। मम्मा बता रही थी कि उसे शॉपिंग करवाने लेकर जा रही हैं। हाँ, मम्मा उसका बहुत ख्याल रखती हैं और पता है वो मम्मा को फूफो कहती है और मम्मा बड़ी खुश होती हैं। है ना अजीब बात? अजीब? मैंने उसकी आंखों में हैरत उतरे देखी। भला उसमें अजीब की क्या बात है बाज़ का? मेरी 2 फूफो हैं, तो क्या जब मैं अपनी फूफो को फूफो कहूँगा तो मुझे क्या हंसी आएगी? शहरज़ाद के लहजे में इसकी संजीदगी को मैंने फ़ौरन महसूस कर लिया और दिल में ख़ुद को डांटा। भला यहाँ जब हम दोनों हैं तो उसके ज़िक्र की क्या ज़रूरत? और फिर मैंने बड़ी खूबसूरती से मौजू बदल दिया। उसे एक नई किताब के मुतालिक बताने लगी जो मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी है। शहरज़ाद बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखता था, इसीलिए मैं उससे मंगनी के बाद कभी कभी कोई किताब पढ़ लिया करती थी, वरना इससे पहले मुझे अदब से और शायरी से कतन कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई दिलचस्पी तो अब भी नहीं थी, बस यूँ ही सरसरी सा देख लेती थी, क्योंकि शहरज़ाद इस बात पर हैरत का इजहार करता था कि मैंने निसाबी कुतुब के अलावा कभी किताब ही नहीं पढ़ी। हमेशा की तरह इस रोज़ भी हमने बहुत इन्जॉय किया। वो शहरज़ाद की गहरी नज़रें और उसके ज़ुमानी जुमले हस्बे मामूल। मैं घर आकर सोचती रही और हमेशा की तरह सोने से पहले एक बार ज़रूर सोचा कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ। एडमिशन शुरू हो गए थे और मम्मा अलीज़ा को दाखिला दिलवाने के चक्कर में थी। क्या ज़रूरत है मम्मा, सीटी करवा दें, मैंने मशवरा दिया, लेकिन मम्मा ने मेरे मशवरे को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया और इसका बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन कराया। मुझे पहली मर्तबा हैरत हुई कि उसके मार्क्स इतने ज़्यादा थे कि इतने बेहतरीन कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। हाँ, उसका तालीमी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, फिर भी मम्मा, मैंने बिला वजह ही एतराज़ किया, इतने अखराजात हैं, आपको पता भी है वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। पता है, मामा का अंदाज़ इंतहाई लापरवाह सा था। और पापा, क्या हर माँ एक गैर लड़की की फ़ीस दूसरे अखराजात के लिए इतनी रकम देंगे? हनी, क्या हो गया तुम्हें? वो कोई गैर नहीं है, तुम मेरे भाई की बेटी है, और फिर अखराजात के मुतालिक तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। सुभान भाई का बहुत पैसा है बैंक में और पिछले कई सालों से उसके मकान का किराया भी वहीं जमा हो रहा है। 12,000 हर महीने उसका किराया मिल रहा है और तुम्हारे पापा पैसे के मोहताज नहीं हैं।
अगर कोई मोहताजी होती भी तो तुम्हारे पापा बाखुशी उसका खर्च बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि सुभान उनका बहुत अच्छा दोस्त था। मम्मा की इतनी लंबी बात पर मैं अंदर ही अंदर चिढ़ सी गई, लेकिन ऊपर से मुस्कुरा कर कहा, ओके मम्मा, मैं तो बस यूँ ही बात कर रही थी आपसे। मुझे तुम्हारे रवैये पर हैरत है हनी। ना तो तुम्हारे पापा और ना ही मैं इतने तंग दिल के, आखिर तुम्हें क्या हो गया? उनके लहजे में नाराज़गी थी। मैंने उनके गले में बाहें डाल दी, सॉरी मम्मा, और मामा ने मेरे रुखसारों पर बोसा दिया। इट्स ओके हनी, तुम्हें तो खुद इस बात का ख्याल रखना चाहिए। रखती तो हूँ। मैंने मम्मा के रुखसार को चूम लिया। मम्मा मुस्कुराकर फिर नेल पॉलिश रिमूव करने लगी। मैं उनके बेडरूम से निकल आई, टीवी लाउंज में आ गई। एलिज़ा नाजो के साथ मिलकर लाउंज की डस्टिंग कर रही थी। ये है इसकी औकात, मैंने दिल ही दिल में कहा। और मम्मा ने इसे इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। पूरा लाहौर शहर कॉलेजों से भरा हुआ है, क्या कहीं और से एडमिशन नहीं दिलवा सकती थी? काश मुझे पहले मम्मा के इरादों का पता चल जाता। आप जाग गई? केन की सोफे पे बैग साफ करते हुए उसने मेरी तरफ देखा। बहुत देर से मामा के कमरे में थी। मैं एक तरफ बैठ गई। टीवी लाउंज का सारा फर्नीचर केन का था। नाजो मुझे पानी पिलाओ और फिर एक कप चाय बना दो। नाजो डस्टर वहीं रख कर चली गई। अलीज़ा, इस टेबल और सोफ़े को साफ़ कर दो, मैं इधर बैठ जाती हूँ, और ज़रा रिमोट मुझे पकड़ा देना। उसने रिमोट उठाकर मुझे दिया और मेरे हाथ में पकड़े डस्टर से सारी चीज़ें साफ़ करने लगी। ये तो रूटीन की कार्रवाई थी जो नाजो हर रोज़ करती थी। सिर्फ डस्टिंग नाजो करती थी, बाकी सफाई के काम के लिए दूसरी मासी आती थी। गालिबन जब से अलीज़ा आई थी उसने खुद ही नाजो की ये जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैं चूँकि देर से जागती थी इसलिए आज ही देखा था, और मेरे दिल को बड़ी तस्कीन सी मिली थी। जाने क्यों? नाजो पानी ले आई। अलीज़ा शोकेस में रखे डेकोरेशन पीसेस साफ़ कर रही थी कि बिल्कुल अचानक शहरज़ाद आ गया। बैल तो हुई, लेकिन मेरा ख्याल है मुलाजिम को ही नहीं गया। क्या हो रहा है भाई? उसकी आवाज़ पर मैंने और अलीज़ा ने एक साथ मुड़कर देखा। अरे शहरी, आप इस वक्त? जी जनाब, आज छुट्टी थी, ऑफिस बंद था, इसलिए सोचा सुबह सुबह आपके दौलत कदे पर हाजिरी दी जाए। उसे देखकर हमेशा की तरह खिल उठी। कैसी छुट्टी? 14 अगस्त की बेखबर लड़की। शहरज़ाद करीब वाले सोफे पर बैठ गया। दरअसल मेरे लिए तो 14 अगस्त का दिन भी आम दिनों जैसा ही होता है, सो मुझे पता ही न चला। इस सादगी में भी गज़ब ढा रही है, उसने सरगोशी की थी। मैंने जब तक सर उठाया तो अलीज़ा किचन की तरफ जा चुकी थी। अलीज़ा, मैंने पुकारा। ये शहरज़ाद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये अलीज़ा है ना? तुमने पहचाना नहीं? उस रोज़ मामा बताया तो था। ओहो हाँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ। अलीज़ा ने निगाहें उठाए बगैर जवाब दिया। और मैं शहरज़ाद हूँ। शहरज़ाद ने अपना तारुफ करवाया। क्या आप भी हज़ार दास्तान सुनाने वाले हैं? अलीज़ा के लबों से बेसाख्ता निकला। मैंने शहरज़ाद को एक लम्हे के लिए चौंकते देखा, फिर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। नहीं, मैं सुनता हूँ, सुनाता नहीं। मुझे इन दोनों के जुमलों का मतलब समझ में नहीं आ सका, लेकिन अलीज़ा के होठों पर बिखरने वाली मुस्कुराहट को मैंने हैरत से देखा। पहले हंसी उसकी आंखों में चटकी, फिर होठों पर बिखरी। जब से वो आई थी मैंने पहली मर्तबा उसे खुलकर मुस्कुराते देखा था, और पहली बार मुझे पता चला कि मुस्कुराते हुए उसके दाएं रुखसार पर डिम्पल पड़ता है, बहुत गहरा, भंवर सा। और बाद में कई बार जब मैंने उसे देखा तो हमेशा की तरह उसको डिम्पल बहुत हसीन लगा। पहले हंसी उसकी आंखों में नज़र आती, सी आंखें चमकने लगती, उसमें रंग बिखर जाते और फिर होंठों पर चटकती। बड़ी खूबसूरत हंसी उसकी। लेकिन इस वक्त मैंने यकायक उससे कहा, अलीज़ा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि अभी तुमने ड्राइंग रूम की डस्टिंग की है, बाद में इधर की कर लेना। प्लीज़ ज़रा मम्मा को बताओ कि शहरी आया है। वो सर हिलाते हुए टीवी लाउंज से बाहर निकल गई। मुझे उसके एतमाद से शहरज़ाद से बात करने पर हैरत हुई थी। शहरज़ाद अब मेरी तरफ मुतवज्जा हो चुका था। उसने बताया था कि वो चंद दिनों के लिए किसी काम के सिलसिले में कराची जा रहा है। शाम को इसलिए मिलने चला आया। फ़ोन तो करोगे ना शहरी? हाँ, कोशिश करूँगा कि हर रोज़ तुमसे हेलो हाय हो, वरना वहाँ तो बहुत मसरूफ़ियत होगी। शहरज़ाद कुछ देर बैठा रहा और मम्मी पापा से मिलकर चला गया।